हेलो स्टूडेंट्स एंड हमने पिछले वीडियो में इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन तक पढ़ लिया था। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म्स। ओके, so the sperms are microscopic and they are motile cell. Okay, they will be microscopic, together with that they will be motile, which means they will be able to move. Okay, and each sperm is composed of four various parts. It is just a diagrammatic representation. मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा इमेज के लिए, ओके, सो दैट यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो। सो एक एक स्पर्म जो होते हैं वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, लाइक द head part, that's the head part, this is the neck part, then there is a middle piece and lastly it is the tail. Okay, so ये चार हिस्सों में एक sperm divided रहता है and ये पूरा का पूरा जो sperm का body है that is all over covered with the help of a plasma membrane. Okay, जो plasma membrane है वो पूरे sperm को चारों तरफ से cover करके रखा हुआ है. Okay, so the head, the first part, the head, it is an enlarged end of the sperm which contains an elongated haploid nucleus. This part, okay, the elongated haploid nucleus part is present in the head region, and उसका जो anterior part है nucleus का, that is covered with the help of a cap-like structure called as the acrosome. Okay, acrosome, it is that structure जिसमें क्या बोलते हैं कि it will be contain many enzymes which will be called as hyaluronidase. Okay, hyaluronidase. Okay, ये एंजाइम्स जो रहते हैं, एक सेकेंड, देयर इज अ मिस्टेक, hyaluronidase. Yeah, okay, so these are the enzymes hyaluronidase जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम में, जिन्हें हम लोग स्पर्मलाइसिन्स भी बोलते हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू कॉन्टैक्ट एंड पेनिट्रेट द ओवम. ओके, जब स्पर्म्स ओवम के पास पहुंचते हैं सो सारे के सारे ओवम्स एक साथ तो फ्यूज नहीं करते हैं ओवम को. ओके, सो ओनली वन स्पर्म रीचेज द ओवम एंड फर्स्टली फ्यूजेस इट विथ द हेल्प ऑफ दिस हाइलोरिनिडेस एंजाइम. इसकी वजह से वो पहले क्या बोलते हैं, ये रिलीज होता है ओवम के लेयर्स के चारों तरफ, एंड दिस इज दैट एंजाइम जो कि ओवम के लेयर्स को एक तरीके से पिघला देता है, एंड देन द हेड ऑफ द स्पर्म गेट्स एम्बेडेड विद इन द ओवरी, सॉरी विद इन द ओवम. ओके, और उसके बाद दूसरा कोई स्पर्म आके उसको और इंजेक्ट नहीं कर पाता है. ओके, सो then next part is the neck region. It is a very short region present between the head and the middle piece, and it contains the proximal centriole. As you can see here, there is a structure called as the centriole, proximal centriole, जो कि न्यूक्लियस की तरफ रहता है, and it plays a vital role in the first cleavage of the zygote. Okay, that also gets entry into the ovum, और वो zygote के first cleavage में helpful रहता है, because animal cells centriole के बिना divide नहीं हो पाएंगे. Okay, so that is there present, and the distal centriole is also there. एक तो proximal centriole हो गया और एक distal centriole होता है जो कि axial filaments को राइज करता है, स्पर्म के axial filaments को राइज करता है. ओके, एंड उसके बाद जो यहाँ पे मिडिल पीस है, दैट मिडिल पीस इज पोजेसिंग अ न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया लाइक नहीं बट ऐसा बनाया है. ओके, सो द माइटोकॉन्ड्रिया आर दे आर प्रेजेंट इन द मिडिल पीस विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. ओके, इन माइटोकॉन्ड्रिया का काम है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, एंड एट द एंड ऑफ द मिडिल पीस देर इज अ रिंग सेंट्रियोल जिसे हम लोग बोलते हैं एन्यूलस. ओके, ये एन्यूलस का नोन फंक्शन अभी तक नहीं पता चला है, इट इज अननोन बाय फंक्शन, एंड बट दैट इज प्रेजेंट एज अ रिंग सेंट्रियोल एट द एंड ऑफ द मिडिल पीस. ओके, and there's the tail. The last part is the tail region, and the tail, it is several times longer than the head, as you can see also here. Okay, and it will consist an axial filament surrounded by the thin layer of cytoplasm. ये जो बीच से filament गया हुआ है उसके साथ वहाँ पे surrounded है cytoplasm, and the tail provides motility to the sperms which is essential for fertilization. Okay, sperms move करते हैं, वो motile होते हैं, that is due to the tail only. Okay, so this is the overall structure of the sperm, and
The male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus. Okay, एक intercourse में 200 to 300 million sperms could be ejaculated from this penis, and for a normal fertility, at least 60% of these sperms, okay, at the least 60% of these sperms which are ejaculated must be of normal sapien size, and फिर उनमें से 40% of them should show vigorous motility. Okay, 60% of the 200 to 300 million sperms must be having perfect sapien size, and उनमें से फिर 40% they should be having vigorous motility, and then only it will increase the chances of fertility or fertilization. Okay, sperms remain alive and they can retain their ability to fertilize an ovum from around 24 to 48 hours तक. इनका vitality है 24 to 48 hours तक, and after being releasing in the female genital tract, okay, female genital tract में release होने के बाद 24 hours से 48 hours तक ये लोग vital रह सकते हैं. Okay, so this is all about the sperm structure. Now let us move to, हमने already spermatogenesis discuss किया था. Now we are going to discuss the oogenesis process. Okay, oogenesis. It is the process of formation of a mature female gamete. Mature female gamete. Okay, mature female gamete, which is called as the ovum or egg. Okay, and it is formed by the process of oogenesis. Okay, so oogenesis is the process of formation of a mature female gamete, and it is quite markedly different from that of spermatogenesis process. Okay, oogenesis जो होता है, it is initiated during the embryonic development stage. This is important here. Okay, oogenesis embryonic development stage से ही शुरू हो जाता है. Okay, and when a couple of million gamete mother cells which are called as oogonia, okay, there are oogonia cells जिन्हें हम लोग gamete mother cells बोलते हैं. Okay, कुछ millions of gamete mother cells जब वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं within each fetal ovary, दोनों ही ओवरी में इतने सारे जब oogonia या mother cells प्रोड्यूस हो जाते हैं, देन उसके बाद और oogonia फॉर्म नहीं होते हैं, एंड उसके बाद आफ्टर बर्थ ऑल्सो नो मोर oogonia आर एडेड विद इन द ओवरी. ओके, एंड oogenesis, it mainly consists of 3 phases. We may say first one is multiplication, second one will be the growth phase, and last one is the maturation phase. Okay, तो ये oogenesis जो है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज. ओके, सो पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज. जब फिटल डेवलपमेंट चल रहा है उस समय पे क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है ओवरी में, उसमें कुछ सर्टन सेल्स जो होते हैं दे विल बी डिवाइडिंग माइटोटिकली, माइटोसिस डिवीजन करेंगे और वहाँ से बहुत सारे एग मदर सेल्स यानी कि oogonia बनेंगे. ओके, एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, फिटस जब ओल्ड होते जाएगा, मतलब विद इन द वम ओनली, मदर्स के पेट में ही. ओके, सो फिटस व्हेन ग्रोज अराउंड 25 वीक्स ओल्ड, ओके, जब 25 वीक का हो जाता है फिटस, तो जितने भी सारे oogonia होते हैं वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके होते हैं. ओके, एंड वो सेल्स जो होते हैं वो डिवीजन करना शुरू कर देते हैं, एंड दे विल बी एंटरिंग द प्रोफेज 1 फेज ऑफ मियोसिस 1. वो लोग मियोसिस फेज शुरू करेंगे, एंड जैसे ही वो लोग प्रोफेज 1 में एंट्री करेंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल गेट टेम्पररीली अरेस्टेड एट दिस स्टेज. ओके, सो पहले वो माइटोटिकली डिवाइड हुए, एंड देन आफ्टर 25 वीक्स ओल्ड दे विल बी स्टार्टिंग द मियोटिक डिवीजन, एंड वहाँ पे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 फेज में वो लोग अरेस्ट होकर रह जाएंगे, एंड एट दैट स्टेज दे आर ऑल कॉल्ड एज द प्राइमरी oocytes. Okay, at that phase they will be called as the primary oocytes. After that the growth phase will be beginning. Okay, and जब growth phase शुरू होता है तो क्या होता है कि जो फीमेल
तब तक प्यूबर्टी अटेंड कर चुका होता है। ओके, मतलब बर्थ होके प्यूबर्टी अटेंड कर रहा है, एंड दैट में एक्सटेंड ओवर मेनी ईयर्स। एंड जो प्राइमरी oocyte है वो एनलार्ज होगा, वो मैच्योर होगा, और वो सराउंडिंग जो उसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स के लेयर लगेंगे। ओके, जो प्राइमरी oocyte होता है उसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स के लेयर लगते हैं, एंड वो उसी से अपना न्यूट्रिशन गेन करके, फूड गेन करके वो ग्रो करेगा। ओके, एंड दोनों ही ओवरीज में ऐसा होता है कि एट अ टाइम एक प्राइमरी oocyte मैच्योर होता है, एंड ये उसका टाइम स्पैन है 1 मंथ के अंदर में ये होता है। ओके, 1 primary oocyte matures at a time and once in a month. Okay, from each ovary, from both the ovaries. Okay, so ये हो गया ग्रोथ फेज, वो ग्रो किया, डेवलप किया, एंड उसके बाद आएगा उसका मैचुरेशन फेज। ओके, इन द मैचुरेशन फेज जो हम लोग का जो प्राइमरी oocyte है जो कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अंडरगो कर रहा था, वो अभी क्या है, एक अनइक्वल डिवीजन करेगा, विच विल बी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए large secondary oocyte, and together with that one small polar body will be produced, जिसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। ओके, वो प्राइमरी oocyte मैचुरेशन फेज में आने के बाद इट विल बी डिवाइडिंग, वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा, एंड इट विल बी डिवाइडिंग इनटू 2 unequal cells. One will be resulting into the secondary oocyte and the other tiny first polar body. Okay, that will be formed. जो सेकेंडरी oocyte है वो इतना बड़ा हो जाता है बिकॉज वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म को अपने अंदर रिटेन कर लेता है, सारा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर रिटेन कर लेता है, एंड इट इज़ नॉट सर्टेन वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म्ड, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो पहला पोलर बॉडी फॉर्म हुआ है वो फर्दर डिवाइड करता है या डीजेनरेट करता है, इट इज़ अननोन। ओके, सो मोस्टली हम लोग गेस कर लेते हैं कि वो डीजेनरेट किया। ओके, देन द सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ है दैट विल अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, वो मियोसिस 2 के लिए आगे बढ़ेगा। ओके, एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन के लिए जब वो प्रोसीड करेगा तो फिर वो जाके मेटाफेज में अटक जाएगा। ओके, अगेन इट विल बी गेटिंग arrested at the metaphase 2 of meiosis 2. ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, जब तक वो उसको कोई स्पर्म आके फर्टिलाइज नहीं करता है तब तक वो उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। जब तक स्पर्म आके ओवम या सेकेंडरी oocyte में एंटर नहीं करता है तब तक वो अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं करेगा। ओके, एंड ओव्यूलेशन हो जाता है एट दिस स्टेज, एंड इसी स्टेज में मतलब वो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, उसी स्टेज में उसका ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन अकर होते ही जो सेकेंडरी oocyte है वो ट्रांसफर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, मतलब वो एग रिलीज हो गया एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब, एंड अगर एंट्री होता है स्पर्म का एट द सेम टाइम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, देन द सेकेंडरी oocyte एंड द एग विल बी मेटिंग, वो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एंड फर्टिलाइजेशन होते ही मेटाफेज 2 से वो निकल के अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, एंड उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो रहेगा सेकेंडरी oocyte का दैट विल बी फ्यूजिंग विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स। ओके, सो ऐसा होता है इन द oogenesis प्रोसेस। ओके, तो हमें यहाँ पे यही सी बात का ध्यान रखना है कि वो जो मेटाफेज 2 में अटक गया था सेकेंडरी oocyte, वो तभी अपना डिवीजन कंप्लीट कर पाएगा व्हेन द स्पर्म विल कम एंड मीट इट। ओके, एंड उसके बाद वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, एंड इट विल डिवाइड द सेकेंडरी oocyte इनटू ए लार्ज oocyte। ओके, उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte था वो मियोटिक डिवीजन 2 कंप्लीट करते ही यहाँ पे एक बड़ा सा oocyte बनेगा, लार्ज oocyte विल बी फॉर्म जिसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा, एंड अनदर सेकेंड पोलर बॉडी विल बी फॉर्म्ड हियर। ओके, इस तरीके से वो डिविजन्स कंप्लीट करेगा। ओके, सो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ oogenesis अकर्स इन द फीमेल। ओके, एंड अगर इसके हार्मोनल कंट्रोल की बात करें सो oogenesis अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, वही सेम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विल बी देयर। ओके, GnRH, gonadotrophin releasing hormone is there which is secreted by the hypothalamus of course, and जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को रिलीज करने के लिए LH and FSH, okay, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. In this case of females, follicle stimulating hormone जो है FSH वो यहाँ पे ओवरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को
गाइड करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, एंड प्राइमरी oocytes के डिवीजन को कंट्रोल करेगा जो कि फॉलिकल के अंदर में ही होता है, ओके, ताकि वो सेकेंडरी oocyte फॉर्म कर सके। एंड जो कि क्या होता है, एफएसएच और एलएच साथ में ही काम करते हैं, और एलएच और प्रोजेस्टेरॉन जो है मेनली वो हम लोग का ओवम रिलीज में हेल्प करते हैं, ओके। सो एलएच सर्ज बोलते हैं, जो कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पढ़ेंगे, ओके। तो उसका लेवल अचानक से इंक्रीज होने की वजह से ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, ओके। सो ये हुआ हम लोग का हार्मोनल कंट्रोल। जो ओवम रिलीज होता है, दैट ओवम इज सराउंडेड बाय ए नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट लेयर जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ओके, जोना पेलुसिडा लेयर। एंड उसके भी बाहर में एक लेयर्स रहता है विच इज ए लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स अरेंज्ड वन अनदर ऑन द जोना पेलुसिडा लेयर, ओके। उसके ऊपर में और एक फॉलिकुलर सेल्स का लेयर अरेंज होकर रहता है जिसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ओके। दिस कोरोना रेडिएटा लेयर इज देयर, एंड उसके भी देयर इज in between these two layers, okay, actually between the zona pellucida layer and the plasma membrane there is a space which is called as the vitelline space. It is a narrow space called as the vitelline space present between the zona pellucida layer and the plasma membrane, okay. So the area of the ovum जिसमें कि polar bodies रह गए, उस एरिया को हम लोग एनिमल पोल बोलते हैं, जहाँ पे पोलर बॉडीज रह जाएंगे और धीरे धीरे रीजनरेट करेंगे। और वो एरिया जो कि ठीक उसके ऑपोजिट में रहता है, एनिमल पोल के ठीक ऑपोजिट में, उसे हम लोग वेजिटल पोल बोलते हैं, ओके। सो देयर आर द ओवम, द स्पेस बिटवीन द ओवम इज डिवाइडेड इनटू टू पोल्स, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल, ओके। सो अब शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। Menstrual cycle, this refers to the cyclical changes in the reproductive tract of the फीमेल प्राइमेट्स, ओके, मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, ये जो प्राइमेट्स ऑर्गेनिज्म है जितने भी, इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ओके, दोज आर रेफर्ड टू एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन, ओके। एंड ये कब होता है, सॉरी, इट इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ ओवम एंड इट एक्सटेंड्स मोर और लेस अ मंथ, ओके। एक मंथ तक ये साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड द चेंजेस एंड विथ अ डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, ओके। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वेल इनफ दैट विल लीड टू प्रेगनेंसी, बट इफ द फर्टिलाइजेशन डजंट ऑकर देन वहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग और ब्लड जो है दे विल बी कमिंग आउट, एंड टुगेदर विद दैट देयर विल बी द ब्रोकन टिश्यू ऑफ यूटेरस, ओके। यूटेरस का जो इनर लाइनिंग है उसके जो ब्रोकन टिश्यूज होंगे वो सब भी ब्रेक डाउन होके आएंगे। इनर लाइनिंग मीन्स द एंडोमेट्रियल लेयर, ओके। सो एंडोमेट्रियम लेयर और ब्लड टुगेदर विद द अनफर्टिलाइज्ड एग दे विल बी कमिंग आउट थ्रू द वैजिना, एंड अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है देन ओनली इट अकर्स, ओके। So that is called as menstruation, and the menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days, okay, 28 to 29 days में एक बार cycle complete होता है। and one ovum is released, ovulation के दौरान में एक ovum release होता है, okay, during the mid of this cycle, मतलब लगभग 14th day के आसपास में ovulation होता है, एक ovum release होता है, okay, from the ovary. So जो menstrual cycle है उसे भी रेगुलेट किया जाता है by hormones, mainly the pituitary gland से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, and also which are produced under the influence of hypothalamus, okay. Those are the same hormones, estrogen, progesterone, FSH, LH, okay, and ovarian hormone and the क्या बोलते हैं pituitary hormone, okay. पिट्यूटरी हार्मोन में हमारा इंक्लूड होगा LH एंड FSH, ओवरियन हार्मोन में हम लोग इंक्लूड करेंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को, ओके। जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ओवरीज के द्वारा वही यूटेराइन वॉल्स में सारे चेंजेस लाते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो ओवरीज को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ ओवम, ओके। सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट बिगिंस एट अ पर्टिकुलर एज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ओके। एंड जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होता है दैट इज कॉल्ड एज द मेनार्क, ओके। Menarche is the initiation of the menstruation, that is called as menarche.
and it starts at the puberty between the age of 12 to 15. Okay, so menstrual cycle जैसे मैंने लिखा था उधर, it consists of 3 phases: menstrual phase, proliferative phase and secretory phase. Okay, so एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. The first phase is the menstrual phase. मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, जब ब्लीडिंग फेज और मेंसेस फ्लो जिसे बोलते हैं, ओके, उसमें जो रिलीज्ड एग हुआ और टुगेदर विद द ब्लड एंड दैट वॉल ऑफ द यूटेरस, एंडोमेट्रियल लेयर्स, वो तीनों मतलब फ्लो होंगे थ्रू द वेजिना. ओके, एंड इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज या तो फिर मेंसेस भी बोलते हैं इसे. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंसेस. सो जो साइकिल जब शुरू होता है मेंस्ट्रुअल फेज में आता है, जो साइकिल जो शुरू होता है, सो उसे हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, एंड दैट इनिशिएट्स विद द ब्लीडिंग पार्ट ओनली. ओके, ये फेज जो होता है लगभग 3 से 5 दिनों के लिए लास्ट करता है. इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, एंड द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओके, LH हार्मोन जो है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट, इट इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड एट दिस टाइम. ओके, ध्यान रखना LH का लेवल यहाँ पे रिड्यूस्ड है. ओके, LH का लेवल रिड्यूस्ड है तो क्या होगा, इस हार्मोन के विड्रॉल की वजह से क्या होगा, देयर विल बी द डीजेनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम. मैं बता दूं, कॉर्पस ल्यूटियम हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी. जो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होकर ओवम रिलीज हो जाता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ग्राफियन फॉलिकल से, दैट्स कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, तो वो डीजेनरेट करता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ LH हार्मोन. उसका कम रिलीज होने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करता है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करवाना. सो हेंस LH के लेवल कमने की वजह से यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन के लेवल भी कम हो जाएंगे. ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियल है, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम अंदर का जो लेयर है, एंड दैट विल बी ब्रेकिंग डाउन, और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन बिगिन होगा. ओके, द ब्रोकन एंडोमेट्रियम, उसके सिक्रेशंस, ब्लड और अनफर्टिलाइज्ड ओवम, they together constitute of the menses or the menstrual flow. Okay, the menstrual fluid. Okay, that's the menstrual fluid जो कि flow के बाहर आता है. Okay, and menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Another point to be remembered. And अगर menstruation lack हो रहा है, menstruation नहीं हो रहा है, सो इट कुड बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, अगर हालांकि किसी तरीके के स्ट्रेस या फिर पोर हेल्थ कंडीशन की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन लैक कर सकता है, इट इज नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, सो मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होने के बाद वहां शुरू होता है प्रोलिफरेटिव फेज. सेकेंड फेज जो है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज. विद इन दिस फेज द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स विल बी अकरिंग फॉर मैच्योरिंग अनदर ओवम. ओके, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज शुरू होगा और ये लगभग 14 दिनों तक चलेगा. ओके, 14 days तक चलेगा, एंड द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स. ओके, ये भी पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है, एंड ये जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं उसमें से एस्ट्रोजन सिक्रेट करने के लिए मजबूर करता है. ओके, यहाँ पर एस्ट्रोजन सिक्रेशन होगा ड्यू टू द रिलीज ऑफ FSH, और जो प्राइमरी फॉलिकल है विद इन द ओवरी, इट विल बी ग्रोइंग इनटू अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. दैट्स व्हाई प्रोलिफरेटिव फेज, वो ग्रो करेगा. ओके, प्रोलिफरेट करेगा, एंड ये जो एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है एट दैट टाइम, ड्यू टू द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन ऑल्सो, वो क्या करेगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा. उसके वहाँ पे जो सेल्स होंगे वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होंगे, एंड वो अपने आप को दोबारा थिकर बना देगा. एंडोमेट्रियम विल बिकम वंस अगेन thicker, so that if the next ovum which is coming to be released in the which is going to be released in the second cycle, अगर वो fertilize हो जाता है, then the endometrium needs to accommodate it. वहाँ पे उसको implant करना पड़ेगा. So that's why it will prepare itself. Okay, the endometrium layer will prepare itself. And उसके साथ साथ क्या होगा, both LH and FSH एक पीक लेवल अटेंड करेंगे एट द मिडिल ऑफ द साइकिल. जैसे मैंने बोला ये 14 days के आसपास चलेगा. सो लगभग मिडिल ऑफ द साइकिल में 14th डे पे, ओके, एक्सक्लूडिंग दिस 3 to 5 days, 14th डे पे मतलब लगभग इसके कंप्लीट होने के 10 से 12 दिन के बाद. ओके, मेंस्ट्रुअल फेज के कंप्लीट होने के 10 से 12 दिन बाद
क्या होगा, दैट विल बी लीडिंग टू LH सर्ज। LH सर्ज मीन्स LH के मैक्सिमम लेवल पे चला जाना। ओके, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH विल बी अकरिंग ऑन द 14th डे, लगभग अराउंड ऑन द 14th डे इट अकर्स, जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है जो मैच्योर हो रहा था ड्यू टू द एक्शन ऑफ FSH हार्मोन एंड एस्ट्रोजन की वजह से, सो वो ग्राफियन फॉलिकल अभी रप्चर करेगा, इट विल बी रिलीजिंग द ओवम विच इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ओके, सो LH सर्ज will lead here to the ovulation process, and at the same time the production of estrogen will also be stopped। FSH की वजह से जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था वो भी रुक जाएगा। ओके, एंड ओव्यूलेशन होने के बाद हमारा थर्ड फेज शुरू हो जाएगा विच इज द सिक्रेटरी फेज। ओके, आफ्टर ओव्यूलेशन secretory phase will be beginning after ovulation। इसको हम लोग अदरवाइज ल्यूटल फेज भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में ओव्यूलेशन को ओव्यूलेटरी फेज बोल के अलग भी मेंशन किया जाता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 4 फेज भी लिख सकते हो ओव्यूलेटरी फेज को ऐड करके, या तो फिर हम लोग 3 फेज भी लिख सकते हैं। ओके, सिक्रेटरी फेज यानी ल्यूटल फेज, इसमें क्या होगा, जब ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद जो लगभग 10 डेज तक क्या बोलते हैं ल्यूटल फेज कंटिन्यू करता है, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल वो कन्वर्ट हो जाएगा एक कॉर्पस ल्यूटियम में। ओके, द ग्राफियन फॉलिकल विल बी कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटियम, एंड फिर धीरे धीरे वो भी डिजेनरेट करना शुरू कर जाएगा। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द अनदर साइकिल कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट कर जाएगा। ओके, सो कॉर्पस ल्यूटियम का काम जैसे मैंने बोला था, हाई अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीजेस हाई अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एंड अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट करेगा यूटेराइन ग्लैंड्स को इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोड्यूस करने के लिए, एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी सिक्रेशंस होंगे वेजिनल ग्लैंड्स में भी, एंड इसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब में भी क्या बोलते हैं म्यूकस का लेयर फैलेगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, ओवम का मूवमेंट भी ईजी हो जाएगा विद इन द ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एंड प्रोजेस्टेरॉन का एक्सेसिव सिक्रेशन होना इस बात का भी इंडिकेशन है कि वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। ओके, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना प्रोजेस्टेरॉन का भी काम होता है, एंड एंडोमेट्रियम मेंटेन होने का मतलब है इट विल बी लीडिंग टू इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा। ओके, एंडोमेट्रियम इज द इंटरनल लेयर ऑफ द यूटेरस, अंदर का लेयर। So during pregnancies all the events of the menstrual cycle ceases or stops। Okay, pregnancy के दौरान में menstrual cycle के सारे events cease हो जाते हैं, there will be no menstruation, and in the absence of fertilization क्या होगा, वो corpus luteum भी जो है degenerate करेगा, and it will change into a white body जिसको हम लोग corpus albicans बोलते हैं। Okay, corpus albicans। ओके, एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी में वो डिजेनरेट कर जाएगा एंड वाइट बॉडीज बनाएगा जिसका नाम है कॉर्पस एल्बिकन्स, एंड ये जो कॉर्पस एल्बिकन्स है इन्हीं की वजह से इट विल बी डिसइंटीग्रेटिंग द एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सो ये हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल का सारा इवेंट्स। ओके, फर्स्टली मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंडली प्रोलिफरेटिव फेज, एंड लास्टली सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज। ओके, एंड जैसे हम लोग का मेनार्क शुरू होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, सिमिलरली देयर इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर द मेनोपॉज। मेनोपॉज इज यूज्ड फॉर द सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। 45 to 50 ईयर्स के बाद और ओव्यूलेशन नहीं होता है और एक भी ओवम रिलीज नहीं होता है ओवम से, एंड दैट इज लीडिंग टू द सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड एज मेनोपॉज। ओके, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है हम लोग का नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को इंडिकेट करता था, एंड वो मेनार्क से मेनोपॉज के बीच में ही देखने को मिल सकता है। ओके, कभी कभी कुछ वुमेन लोगों को इरेगुलर साइकिल्स होते हैं फॉर मंथ्स और ईयर्स। ओके, प्रायर टू मेनोपॉज, मेनोपॉज के ठीक पहले पहले कभी कभी कई महीनों तक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, and that is also a kind of indication for menopause। okay, and menstruation abruptly cease भी हो जाता है ऐसे ही
कभी मतलब पहले तो एबनॉर्मली होता है, उसके बाद अचानक से ऐसे ही सीज हो जाता है. ओके. एंड इट इज बिलीव दैट मेनोपॉज इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ओके. ऐसा माना जाता है कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के चेंजेस की वजह से, उस ग्लैंड्स में चेंजेस होने की वजह से मेंस्ट्रुएशन सीज हो जाता है, मेनोपॉज शुरू होता है. और उसके बाद से कोई फॉलिकल्स भी लेफ्ट नहीं रहते हैं ओवरीज में. ओके. तो मेनोपॉज इसीलिए होता है बिकॉज ओवरीज में कोई और फॉलिकल्स भी बचेगा नहीं. ओके. एंड आफ्टर मेनोपॉज देयर इज द रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड बिकॉज डेवलपिंग फॉलिकल्स ही नहीं रहेंगे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी कुछ और आएगा नहीं. एंड इसकी वजह से क्या होगा, द वुमेन में सफ़र टेम्पररीली डिप्रेशन. ओके. डिप्रेशन सफ़र कर सकते हैं, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, और भी कई सारी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके. So this was all about menstrual cycle. So we have till now covered the structure of sperms, and then oogenesis process, and now the menstrual cycle in details. Okay. The next topic is fertilization, about which we are going to study in the next video. Okay.